इजी टू फॉलो चैनल पे आप सबको स्वागतम। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के है अभी के टाइम पे। एंड इसको जानने के लिए आपको डिटेल कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, तो वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज के जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग वाले वो है कि हाउ यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट एज टुडे। मतलब आज बैठ के आप आपका रिटायरमेंट एज फिक्स कर सकते हो, कब आपको रिटायरमेंट मिल सकता है, किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिटायरमेंट के बाद आपको पर मंथ कितना मिलेगा। और रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब रिटायरमेंट का जो बात हो रहा है, रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले के टाइम पे था कि आपका एज जब 60 हो जाएगा तभी आप रिटायरमेंट कर सकते हो, तब आप जॉब से रिटायरमेंट हो गया एंड आपका जो पीएफ एंड जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस आएगा उससे आपको रिमेनिंग पीएफ एंड पेंशन से आपका रिमेनिंग लाइफ आपको स्पेंड करना है। तो ये रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट पहले था एंड ये कॉन्सेप्ट वैलिड होते हैं कि हर एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले, सेंट्रल जॉब या स्टेट जॉब। बट अभी के टाइम पे अगर प्राइवेट सेक्टर जॉब अगर कोई कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उस केस पे वो उसका रिटायरमेंट एज, अर्ली रिटायरमेंट एज फिक्स कर सकता है कि सही टाइम पे सही सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके। तो अभी के टाइम पे सब लोग पैसा के पीछे भागते हैं, पैसा के पीछे दौड़ रहा है कि पता नहीं है कि अल्टीमेट उसका गोल क्या है, मतलब अल्टीमेटली कितना पैसा इकट्ठा होने के बाद वो रिटायरमेंट हो सकता है फाइनेंशियली। रिटायरमेंट का मतलब अभी के टाइम पे रिटायरमेंट का मतलब है फाइनेंशियली फ्रीडम उसको मिल सकता है। मतलब उसके बाद उसका फाइनेंशियली कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, उस कॉर्पस तक, उस कैपिटल तक पहुंच जाने के बाद उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब होता है रिटायरमेंट। तो चलिए कैलकुलेशन के साथ समझते हैं कि कितना एज पे स्टार्ट करने से, कितना अमाउंट स्टार्ट करने से कितना एज पे आपका रिटायरमेंट मिल सकता है। आपका सारे डिपेंड आई मीन आपका सारे जो फाइनेंशियली जो आपका लाइबिलिटीज है वो फुलफिल हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन के साथ। तो मैं इस एक्सेल पे पहले कैलकुलेशन जाने से पहले आपका जो बेसिक फाइनेंशियल रूल मैं बोलना चाहता हूँ, जो इधर मैंने लिखा है कि 50-30-20% जो रूल है। 50-30-20% रूल का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी के टाइम पे आपका जो भी सैलरी है, जहाँ पर जॉब ज्वाइन किए हो, जो भी सैलरी है उसका 50% आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर पे जाएगा, इंक्लूडिंग घर का सारे खर्चा वगैरह। 30% जो जाएगा सेविंग, प्योर सेविंग पे जाएगा, जिसपे को ना कोई टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा, ना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा, ना कोई आपका लोन का कोई ईएमआई रहेगा। तो 30% प्योर सेविंग पे जाएगा एंड 20% जो जाएगा वो है अदर्स एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। मतलब आपका इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस क्या क्या इंश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो इंश्योरेंस आपको लेना है। एक है टर्म इंश्योरेंस, जॉब ज्वाइन करने के बाद ही आपको टर्म इंश्योरेंस ले लेना है आपके लिए, क्योंकि आप अगर ओनली अर्निंग मेंबर हो फैमिली का। एंड सेकेंड थिंग, आपका अभी जॉब ज्वाइन किए हो एंड बाद में आपका फैमिली ग्रो होगा, शादी होगा, बच्चे होगा, तो उसका फाइनेंशियली उसको सेफ रखने के लिए आपका टर्म इंश्योरेंस रहना बहुत बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग इज हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली, फॉर योर एंटायर फैमिली, मतलब फैमिली मेंबर जो है आपका फादर मदर आप एंड बाद में आपका वाइफ एंड आपका चिल्ड्रन। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस आपको इनिशियली लेना पड़ेगा ताकि आपको प्रीमियम कम लगे एंड बाद में वही सेम प्रीमियम आपको से आपका एज तक, 60 एज तक या जितना एज तक आपको लेना चाहते हो उतना एज तक आपका कंटिन्यू रहे। तो अब आते हैं एक एग्जांपल की तरफ से मैंने लिया कि एक पर्सन का एज है 25, अभी करंट एज है 25, रिटायरमेंट एज वो मान लेते हैं कि 50 एज में उसको रिटायर होना है। वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता कि 60 ईयर तक जॉब रहेगा, तो रिटायरमेंट करना है, अर्ली रिटायरमेंट 50 एज में रिटायरमेंट करना है, रिटायरमेंट लेना है। एंड उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं मान लेता हूँ, सबका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी के टाइम पे कि 60 to 70 के है, फिर भी मैं 10 साल एक्स्ट्रा मैंने बोनस के तौर पे ऐड कर दिया, दैट मीन्स 80 मैंने मान लिया। ठीक है। अब मान लेते जो इसका सैलरी है उसके हिसाब से उसका 30% बनता है 5000, तो 5000 पर मंथ वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। अभी मान लेते हैं कि ये अभी अभी जॉब ज्वाइन किया तो इसके पास करंट सेविंग है जीरो। ठीक है, करंट सेविंग कुछ नहीं है। तो अभी अभी आप बोलोगे कि 5000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, बट कहाँ करूँ? इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि कहाँ करूँ, कैसे करूँ।
तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे आपके पास फिक्स्ड रिटर्न वाला जो स्कीम्स है, तो उस पे आपको इन्वेस्टमेंट इनिशियल एज पे आपका 25 एज पे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आपका पास 50 एज तक है, मतलब 25 एज तक लंबी जर्नी है। तो आप फिक्स रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट पे नहीं करना है। फिक्स रिटर्न वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे आपका एफडी हो गया, आरडी हो गया, पीपीएफ हो गया, आपका पोस्ट ऑफिस सारे स्कीम्स हो गया, और भी बहुत सारा स्कीम्स है, तो उस पर फिक्स रिटर्न मिलता है। तो ये फिक्स रिटर्न वाला आपको नहीं करना है। इस पे मैंने जिसका कैपिटल गेन लगता है 30%, वो भी हाई टैक्स लगता है। इसका शेयर परसेंट मैंने कर दिया आपका 100%, आपका 5,000 का 100% मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है ऐसे करके। उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड ऑप्शन आता है। म्यूचुअल फंड पे लार्ज कैप और इंडेक्स फंड आता है, जो ओवर पास्ट 10 ईयर या 20 ईयर पे आपको 12% से ज़्यादा ही रिटर्न दे रहा है, एंड फ्यूचर में 12% से ज़्यादा ही रिटर्न देगा, ये एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में और भी ग्रोथ आएगा, और आपका ये हिस्टोरिकल डाटा बोलता है कि आपको मिनिमम 12% मिल जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा भी मिलेगा। तो ये है लार्ज कैप या इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मतलब आपका निफ्टी 50, निफ्टी 20 टॉप जो कंपनी पे इन्वेस्ट होता है वो। अब मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, मिड कैप फ्लेक्सी कैप पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, तो इस पे रिटर्न भी ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपका 25 साल का रिटर्न टाइम पीरियड है, तो दैट मीन्स ये 15% से ऊपर ही आपको मिलेगा। स्मॉल कैप पे 18%, तो मैं कैलकुलेट किया, ये 20%, 25% भी जा सकते हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड। मान लेते हैं ये 18% है, ठीक है। और इस पे मैंने 20% टैक्स लगा दिया, क्योंकि अभी के टाइम पे कैपिटल गेन है 12%, 12.5%। बाद में ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20% तक हो जाएगा, जब तक आपका रिटायरमेंट एज आएगा। इसलिए मैंने अभी इसको इतना कैलकुलेट कर लिया। तो एवरेज आपका टैक्स देना पड़ रहा है। आप इस प्रोपोर्शन पे आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 5,000, मतलब 40% आप स्मॉल कैप पे, 40% आप फ्लेक्सी कैप या मिड कैप पे, एंड 20% आपका इंडेक्स फंड या लार्ज कैप पे आप इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका 100% इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड आपका एवरेज जो टैक्स लगेगा इस पे कैपिटल गेन पे, वो है आपका 20%। 20% आपका कैपिटल गेन लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपका एवरेज जो रिटर्न बनेगा वो है 15.6%, ठीक है। तो 15.6% रिटर्न बन रहा है, वो काफ़ी अच्छे रिटर्न है। अब आपका इन्वेस्टमेंट पे एक नया चीज़ आपको ऐड करना है, वो है स्टेप अप। स्टेप अप मतलब क्या होता है कि आप हर साल आपका जैसे सैलरी बढ़ते जाएगा, आप हर साल आपका जो ये मंथली इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट किया 5,000 से, इसको भी 10% से बढ़ाओगे। मतलब इस साल आपका अगर 5,000 पर मंथ आप पे कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर आप 5,500 पे करोगे, 10% बढ़ गया, 500 रुपये ऐड हो गया हर मंथ। ऐसा करके ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का सारे ऑप्शन। अब होता है कि रिटायरमेंट जब एज आ जाएगा, रिटायरमेंट का एज आ जाएगा, उस टाइम रिटायरमेंट एज आ जाने के बाद उस टाइम आपका पैसा कहाँ रखना है, कैसे एलोकेट करना है, क्योंकि उस टाइम आपका 50 एज हो जाएगा, आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से रिटायरमेंट का जो अप्रोच मैंने डाला है कि आपका फिक्स रिटर्न वाले पे आप 30% या 40% डाल दीजिए फिक्स रिटर्न, जिसपे आपको मान लीजिए एफडी आरडी पे आपको 7% मिल जा रहा है, उस पर आप फिक्स रिटर्न वाले पे डाल दीजिए, ठीक है। लार्ज कैप या इंडेक्स फंड पे डाल दीजिए रिमेनिंग 40%, तो 40-40-80 चला गया, और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप पे 20% रहेगा। या आप इस पे भी मतलब 50% करके इसको 10% कर सकते हो। तो मैंने ऐसे एक नॉर्म रखा है, जिसपे आपका टैक्स देने के बाद उस टाइम पे भी आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कैपिटल गेन भी बहुत बड़ा होगा, तो उसका टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपका रिटर्न बन रहा है, माइनस करने के बाद रिटर्न बन रहा है 10% के आसपास, 10.6%। तो ये काफ़ी है पोस्ट रिटायरमेंट का आपका रिटर्न। अब मैं मान लेता हूँ कि अभी के टाइम पे आपका मंथली एक्सपेंडिचर होता है 20,000। 20,000 पे आपका टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड आपका घर का खर्चा चल जाता है। मैं एक मिनिमम मान रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल पर्सन का सैलरी के साथ मैं जा रहा हूँ अभी कैलकुलेशन। तो 20,000 मान लेते हैं अभी के टाइम पे, आपका फैमिली को 20,000 अगर मिल गया, तो आपका फैमिली आराम से चल सकते हैं विथ ऑल प्रीमियम पेमेंट, ठीक है। अभी 20,000 से अभी के टाइम पे 20,000 है, तो 60 एज पे ये 20,000 इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके 6% इन्फ्लेशन में मान लेता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि आप हर साल सामान का दाम जो है प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। मतलब
इस साल अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे हो तो इन्फ्लेशन एडजस्ट होकर नेक्स्ट ईयर वो 6% बढ़ के 106 रुपया हो जाएगा। ये कैलकुलेशन के साथ मैं जा रहा हूँ ताकि इन्फ्लेशन को भी मैं एडजस्ट कर सकूँ आपका प्लान पे। ठीक है, तो ये इस हिसाब से अगर मैं स्टार्ट किया तो मेरा 50 एज पे आपका कॉर्पस जो बनेगा ये है कॉर्पस। तो आपका 49 एज तक आपने पेमेंट किया, आपका इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका कॉर्पस जो बन गया 2,85,62,000। तो 2.5 करोड़ के ऊपर आपका कॉर्पस बन गया 5,000 से स्टार्ट करके। समझ रहे हो आपका कंपाउंडिंग का पावर क्या है। इसमें आपको दिख रहा है कैलकुलेशन कि फर्स्ट साल पे आपको 60,000, नेक्स्ट ईयर 60,000 को 66,000 उस हिसाब से ऐड होते जा रहा है एंड आपका पैसा इस हिसाब से बढ़ते जा रहा है। तो आप जब लास्ट आपका टेन्योर रहेगा तब आप ऐसे करके आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ बढ़ के आपका क्या हो जाएगा, आप उस टाइम 5 लाख 39,000 और 6 लाख ऐसे करके इन्वेस्ट करोगे पर ईयर, तो उस हिसाब से आपका इतना कॉर्पस बन गया। अब इस कॉर्पस को अभी प्लान करना है कि आपका रिटायरमेंट हो गया। अब सारे आपका जो इधर मैंने कॉलम लगे है कि प्लान एक्सपेंडिचर एंड एडिशनल एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या हो गया कि आपका मंथली जो प्लान है, जो मैंने इधर कैलकुलेशन किया कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट पे पर मंथ अभी के टाइम पे 20,000 का वैल्यूएशन उस टाइम पे हो जाएगा आपका लगभग 84-85,000। दैट मीन्स आपका सालाना मतलब एक साल पे उस टाइम आप उठाओगे 10 लाख के ऊपर, 10 लाख आपका घर खर्चा पर ईयर लग जाएगा। ठीक है, आपका जब एज 50 होगा, मतलब आज से 25 साल बाद। तो आज से 25 साल बाद 20,000 का जो पैसा उस टाइम 80 मतलब 4 गुना से ज्यादा पैसा लग जाएगा उस टाइम पर मंथ आपका घर खर्चा चलाने के लिए। अब आते हैं आपका एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस क्या है, उस टाइम पे 50 साल हो गया, आप उस टाइम के आपका मान लेते हैं आप सर्विस पीरियड पे कोई होम लोन नहीं लिया, अब जो जो घर था वही घर पे आपने पूरा लाइफ बताया और या रेंट पे आपने पूरा लाइफ स्पेंड किया। अभी आपको खुद का एक घर बनाना है, तो घर के लिए मान लेते हैं मैं उस टाइम 50 लाख मैं उठा लिया आपका कॉर्पस से, 50 लाख का एक नॉर्मल घर बना लिया। ठीक है, आप 50 लाख का अपने घर बना लिया। अब आपका शौक है कि आपको कार खरीदना है या कहीं पे घूमने जाना है, तो आपका शौक मतलब पूरा इंडिया घूमना है, आपका रिटायरमेंट हो गया, अभी आपका कोई काम का कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपको काम पे हर रोज नहीं जाना है, तो आप आपका शौक सारे फुलफिल कर सकते हो इस टाइम से। तो अभी मान लेते हैं किसी का शौक होगा कि कार खरीदना है अच्छे वाला, किसी को शौक होगा पूरा घूमना है इंडिया, पूरा अच्छे अच्छे जगह देखना है, तो आप 30 लाख में उसके लिए मैं उठा लिया। 30 लाख, 30 लाख आप पे कार खरीद सकते हो या घूम सकते हो, ये आप कर सकते हो आपके लिए। अब आपका जब एज 52 होगा मतलब आपका बच्चे 20 साल पार हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसके बच्चे का अभी हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कॉलेज के लिए बच्चे के लिए मान ले रहा हूँ कि 30 लाख आप उठा ले रहे हो उस टाइम बच्चे का एजुकेशन के लिए। अब आपका एज जब 57 होगा तो आपके बच्चे का एज 26-27 हो जाएगा। उस केस पे आपको बच्चे को शादी अगर कराना है, आपका गर्ल को या बॉयज को शादी कराना है, तो उस टाइम पे आपको मान लेते हैं कि 40 लाख आपने उठा लिया तो शादी के लिए। ठीक है, ये मोटा मोटा इतना सारा खर्चा तो लगेगा आपका। उसके बाद भी आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, 80 ईयर। मैं देख रहा हूँ 80 ईयर तक आपका कैलकुलेशन, 80 ईयर तक जाने के बाद भी आपके पास आपका कॉर्पस बचे रहेगा। वो हर मंथ आप 10 लाख से स्टार्टिंग किया उठाने का, आप उठा रहे हो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते करते आपका जब 80 एज हो जाएगा, हर साल 50 लाख 55 लाख उठा रहे हो, तब भी आपका पैसा खत्म नहीं हो रहा है। 2,59 लाख तब भी आपका अकाउंट पे पड़ा रहेगा। समझ रहे हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। मतलब आपका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। अभी आज से अगर 25 एज से 50 एज तक अगर 5,000 पर मंथ से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड 10% हर साल बढ़ा रहे हो ऐसे प्लान करके। ठीक है, अभी मान लेते कि हाँ आपको, आप बोलोगे कि नहीं 30 लाख पे तो कम हो गया, मुझे 40 लाख चाहिए घूमने के लिए। ठीक है, ले लो, आपका ही पैसा है। आपका बच्चे का अच्छा एजुकेशन के लिए 40 लाख चाहिए, ले लो, आपका ही पैसा है। तो तब करने के बाद आप 79 एज पे आपका पैसा जाके खत्म हो रहा है, आपका मैसेज आ जा रहा है यू आर रनिंग आउट ऑफ मनी। तो मतलब क्या है, मतलब इधर इधर आपको दिख रहा है यू आर रनिंग आउट ऑफ मनी दिख रहा है आपको,
तो इसका मतलब क्या है कि इस हिसाब से अगर आप पैसा उठा लोगे तो आपका 80 एज पे जाके आपका पैसा खत्म होगा, जब आपका रिटायरमेंट का एज है। अभी के टाइम पे तो 70 प्लस बच गया, जिंदगी चल गया तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बोनस पे है, मैं 80 एज मान लिया। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो एक रिटायरमेंट, ठीक है। अभी मैं दूसरा एक पर्सन का एग्जांपल लेता हूँ जिसका एज है थोड़ा बढ़ गया, मान लेते हैं एज है 30, उसने जॉब तो ज्वाइन कर लिया था 25 में, बट उसने उसको जॉब थोड़ा लेट पे मिला है, 28 पे जॉब मिला है, 30 पे उसने स्टार्ट किया। उसका भी रिटायरमेंट एज मान लेते हैं 50 में वो रिटायर करना चाहता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80। अभी 30 पे उसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं मान लेता हूँ कि उसने 15,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया एज पर दिस बेसिक रूल, एंड कंसीडरिंग कि वो टर्म इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, ठीक है, खरीद लिया जॉब ज्वाइन करने के बाद, तो तब भी वो पर मंथ 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका अभी मान लेते हैं कि 3 लाख उसके पास कैपिटल अभी है, हैंड पे 3 लाख कैपिटल है, ठीक है। तो 3 लाख का कैपिटल मैंने मान लिया जो इन्वेस्ट कर सकता है। अभी सेम इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब परसेंट पे जाएंगे, प्रोपोर्शन पे 10% बढ़ाएंगे हर साल, एंड अभी इसका आज के टाइम पे इसका मंथली एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कि अच्छे से लाइफ स्पेंड हो जाएगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 50,000 पर मंथ आगे अभी के टाइम पे अगर उसको फैमिली को मिल गया, दैट मीन्स उसका फैमिली स्मूथली चल सकते हैं विथ वो 50,000 पे वो टर्म इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस सारी चीज कवर कर सकता है, बच्चे का पढ़ाई सब कुछ, ठीक है। तो अभी 50,000 पर मंथ चलते हैं। अभी देखते हैं कैलकुलेशन क्या होता है। तो इस पे आपने जैसे आपका स्टार्टिंग इन्वेस्ट करंट आपका सेविंग 3 लाख है, तो 3 लाख सेविंग आपका ऐड हो गया स्टार्टिंग ईयर पे, एंड उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया। इधर आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हो इधर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया। तो आप 30 एज पे आपका 1,80,000 पर मंथ पर ईयर जा रहा है, क्योंकि 15,000 करके नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा थोड़ा, नेक्स्ट ईयर और भी बढ़ेगा 10% से। तो आप इस हिसाब से आपका पैसा ग्रो होके होके आप एज्यूम करो कि आपका एज जब 50 हो जाएगा, तब आपका कैलकुलेशन के हिसाब से आपका कितना कॉर्पस बनेगा। तो आपका जो कॉर्पस है 49 एज पे आपका कॉर्पस बन गया 4,22 लाख, ठीक है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आपका कॉर्पस बन गया। आप स्टॉप कर दिया अपने सारे इन्वेस्टमेंट, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्टॉप हो गया। अभी आपका एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो जाएगा। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है कि हर मंथ का जो बेसिक आपको 50,000 आज के दिन पे लग रहा था, उस टाइम पे आपको सालाना 20 लाख के आसपास 19 लाख लगेगा। दैट मीन्स आपको 1,60,70,000 पर मंथ आपको खर्चा लगने वाला है। दैट मीन्स आपका 1.5 लाख अगर अभी का है तो इसका 3 गुना कर लीजिए, एटलीस्ट 1.5 लाख आपको चाहिए होगा उस टाइम पे 25 साल के बाद। तो इस पे तो मैंने ज़्यादा ही कैलकुलेशन इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ये आ रहा है 1.65 पर मंथ, ठीक है, खर्चा हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो गया। नाउ ये पैसा बन गया। आप देखते हैं कैलकुलेशन कि आप 50 एज पे जाके आप बोलोगे कि मुझे यहां से 4 करोड़ जो बन गया, 4 करोड़ से मुझे एटलीस्ट 60-70 लाख मुझे चाहिए कि मैं मेरा विलेज पे या होम टाउन पे एक घर बनाऊं, ठीक है। 70 लाख मैंने मान लिया कि आप 70 लाख उठा लिया, घर बना लिया। 30 लाख आपने ले लिया, एक कार खरीद लिया, या एक अच्छा कार खरीद लिया। आपका आपका शौक हो सकता है कि अच्छा कार खरीदना है, या आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया या बाहर पे भी फॉरेन एक ट्रिप करना है, या इंडिया का पूरा घूमना है। तो 30 लाख में मान लेता हूँ, 30 लाख पे आपका फैमिली के साथ आप आराम से घूम सकते हो, ठीक है। अभी मान लेते हैं आपका एज जब 52 होगा, आपका बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, कॉलेज पे जाएगा, उस केस पे मैं मान लेता हूँ कि उस केस पे उसका 40 लाख उस टाइम पे 40 लाख आपका लग जाएगा उसको हायर एजुकेशन देने के लिए। मैं मान लेता हूँ 40 लाख उसने ले लिया, ठीक है। और क्या है, और बड़ा एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, आपका एज जब 57 होगा, आपके बच्चे का 25, 26 या 27 होगा, इस एज पे 57, 58 पे आप मान लेते हैं आपके बच्चे का शादी भी कराना है, तो मान लेते 50 लाख आप खर्चा करके आप आराम से आपका बच्चे का शादी करा सकते हो। आप शादी में कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हो बच्चे को। तो ये 50 लाख मैंने उस टाइम पे खर्चा कर लिया। तो तब भी मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, 80 एज।
तो ये पैसा आपको तब भी जितना पैसा आपके पास रहेगा वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि ये बढ़ ही रहा है, क्योंकि आपका ये पैसा तो ऐसा सेविंग बैंक पे नहीं है। मैक्सिमम फिक्स रिटर्न पे जो 7% दे रहा है, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट पे 40% है, जो भी 12% दे रहा है उस टाइम पे, तो ग्रो हो रहा है। एवरेज ग्रो कितना हो रहा है टैक्स के बाद 10% से, 10% के ऊपर से, तो ये ग्रो होते ही जा रहा है। तो इस हिसाब से आपका पैसा खत्म कब होगा, 76 आपका जब एज होगा तब जाके आप यू आर रनिंग आउट ऑफ मनी होगा, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से आप 77 78 एज तक आपका पैसा खत्म नहीं होगा। अगर आप ये वाला पैसा थोड़ा कम उठाओगे, तो मान लेते 40 लाख उठा रहे हो, या घर मान लेते 50 लाख का उस टाइम पे घर बना रहे हो 1 फ्लोर का कुछ, तो पैसा आपका तब आपका पैसा खत्म ही नहीं होगा। मतलब ये 80 एज पे भी आपका पैसा आपके पास 32 लाख तब भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है कैलकुलेशन। तब उस टाइम आप 1 करोड़ ईयरली उठाओगे तब भी आपका पैसा रह जाएगा, समझ लो। तो आप रिटायरमेंट के बाद ये अगर अमाउंट देखोगे, ये अमाउंट ये 15 करोड़ के ऊपर आपने उठा लिया तब भी आपका पैसा खत्म नहीं हुआ। मतलब 50 एज के बाद 50 से 80 एज तक आपने 15 करोड़ उठा लिया, देखो शाम 15 करोड़ आ रहा है इसका, तब भी आपका पैसा खत्म नहीं हो रहा। तो ये है एक 30 एज का। अभी कोई बोलेगा कि मेरे पास सैलरी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा से इन्वेस्ट करूंगा, 45 एज में मुझे रिटायर होना है। मैं जॉब तो स्टार्ट कर दिया, मेरे पास अभी सेविंग मान लेते हैं कि मोटा मोटा 5 लाख का एक सेविंग है मेरे पास, और मैं 30,000 पर मंथ या 25,000 पर मंथ मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ 30,000 पर मंथ उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 30, क्योंकि उसको 15 साल पे रिटायर होना है, तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट से उसको करना पड़ेगा। मान लेते उसका 1 लाख के ऊपर सैलरी है, तो उसने 30,000 पर मंथ उसने SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से सेम इन्वेस्टमेंट अप्रोच पे जाएंगे, 10% बढ़ाएंगे। एंड अभी सारे अभी के टाइम पे आपका पर मंथ घर का जो खर्चा, इंश्योरेंस, बच्चे का पढ़ाई, ये सब मिला के आपका 60,000 पर मंथ अगर आपके पास है तो आपका घर आराम से चल सकते हैं, अगर मान लेते हो। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन पे चलते हैं, इन्फ्लेशन 6% कैलकुलेट किया, तो आपका जो कॉर्पस बन रहा है 3.41 करोड़, आपका 45 एज में 3.41 करोड़ बन गया 15 साल इन्वेस्ट करने के बाद ही। अभी के टाइम का जो 60,000 पर मंथ का जो खर्चा है, उस टाइम पे आपका 17 लाख पर ईयर, मतलब आपको मोटा मोटा मान लेते कि 1,40,000 के आसपास कुछ आपका पैसा लगेगा 15 साल के बाद। मतलब 2.5 गुना आपका पैसा लगेगा पर मंथ का एक्सपेंडिचर, 2.5 गुना के आसपास, ठीक है, 1,40,000। अब इस हिसाब से आपका चल रहा है खर्चा। अभी इस टाइम पे आपका सेविंग स्टॉप हो गया, आपको पैसा जो है वो ग्रो हो रहा है 10% से, एंड आपका मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब ईयरली एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इस बार इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। अब आपका एज जब 50 हो जाएगा, आप मान लोगे कि मुझे घर बनाना है खुद का, तो 50 लाख मैंने दे दिया आपको घर बनाने के लिए। आपका एज जब 51 होगा, दैट मीन्स उस टाइम पे आप सोचोगे कि मुझे एक कार खरीदना है या बाहर घूमने जाना है, पूरा इंडिया देखना है, तो आप 30 लाख रख लीजिए, आप पूरा घूमिए या आप कार खरीद लीजिए। उसके बाद आपका एज जब 52 53 हो जाएगा, तब आपका बच्चे का स्कूलिंग, हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो 30 लाख में हायर एजुकेशन के लिए मान लिया। बाकी आपका पैसा रह ही रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो एज है 80 एज तक आपका पैसा खत्म नहीं हो रहा है। 80 एज जब 79 to 80 एज होगा, तब जाके आपका मैसेज आ रहा है यू आर रनिंग आउट ऑफ मनी, ये माइनस पे गया, तब तक आपका पैसा खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये तब उस टाइम 80 एज में आप 1 करोड़ पर ईयर उठा रहे हो, तब भी आपका पैसा खत्म नहीं हो रहा। मतलब आप सोच रहे हो कि आप नेक्स्ट 45 एज पे रिटायर होने के बाद नेक्स्ट आप कितना एज तक रह रहे हो, 35 एज, नेक्स्ट 35 ईयर आप पैसा उठा रहे हो। 15 साल इन्वेस्ट करके नेक्स्ट 35 ईयर आप पैसा उठा रहे हो। कितना पैसा आपने उठा लिया, इसका कैलकुलेशन देखोगे, टोटल 19 करोड़ आपने उठा लिया। आपने बनाया कितना, 3.5 करोड़, आपने उठाया कितना, 19 करोड़, तब जाके आपका पैसा खत्म हो रहा है। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप समझ सकते हो कैसा है, ठीक है। तो ये है एक सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी थर्ड एग्जाम्पल। तो इस हिसाब से ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया। तो इस हिसाब से आप आपका एज फिक्स्ड
पुट कर लीजिए, आपका रिटायरमेंट एज पुट कर लीजिए कि कब आपका रिटायर होना है। अभी आप सेविंग, कितना सेविंग पे आप बैठे हो, कितना आपका पास सेविंग है ले लीजिए। मंथली कितना एक्सपेंडिचर कर, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो देख लीजिए। उस हिसाब से आपका अभी के टाइम पे खर्चा कैलकुलेट कर लीजिए कि पर मंथ इतना, अगर आपके पास पर मंथ आता है कहीं से भी तो आपका सैलरी से कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। तो ये एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए एंड देन आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ये एक्सेल आपको अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे, वीडियो का कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हो कि एक्सेल आपको चाहिए, मैं आपको एक्सेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप आपका कैलकुलेशन आप खुद ही चेक कर लीजिए, आपका रिटायरमेंट एज आप खुद ही फिक्स कर लीजिए। इसमें एक चीज है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट मैं दिखा रहा हूँ ये आपका खुद से जो इनिशिएट किया हुआ इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपका जो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब करो या कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब करो, आपका पीएफ कटता है, राइट। पीएफ, अब एनपीएस करोगे तो एनपीएस कटेगा, राइट, कॉर्पोरेट एनपीएस या खुद का एनपीएस। जो मैं इधर कैलकुलेशन नहीं किया उसका पैसा तो 60 ईयर पे आपका अलग से मिलने वाला है। उस पैसे से आप आपके बच्चे का शादी कराओ या आपको बच्चे को दे दो या जो भी करो, उस पर आपको करोड़ों रुपया मिलेगा। वो आप अपने हिसाब से एक्सपेंडिचर कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो। बट अभी मैं ये जो कैलकुलेशन देखा है, आप जो इन्वेस्ट किया हो वो 80 एज तक कैसे चलेगा उसका कैलकुलेशन है। तो इस हिसाब से आप प्लान करके, आराम से आप प्लान करके आप अभी से ही आपका माइंड फिक्स कर सकते हो, आपका गोल फिक्स कर सकते हो। आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे इतना पर मंथ इन्वेस्ट करने से 45 एज तक मैं अगर करते रहूँ तो मेरा रिटायरमेंट पक्का है, उसके बाद मुझे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। तो ये आपका दिमाग में आ जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हो कैलकुलेशन के बाद। समझ गया? तो मेरा मोटिव यही था कि आप कैलकुलेशन कर पाओ, आप आपका लीन नंबर जो बोलते हैं कि आप आपका एक एज पे कितना करोड़ का कॉर्पस बनाने के बाद आपका फाइनेंशियली फ्रीडम हो मिल सकता है। आपको और काम करने की जरूरत नहीं होगा, या आपका मनपसंद जो भी करना का, मतलब उस टाइम आपको लगे कि हाँ मुझे घूमना है या किसी को पढ़ाना है, टीचिंग जॉब करना है या सोशल सर्विस करना है, कोई एनजीओ में ज्वाइन करना है, जो भी आपको मन करे आप कर सकते हो, आपका फ्री टाइम है। ठीक है, ऐसे करके आप आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आप ऐसे करके आपका रिटायरमेंट प्लान आराम से कर सकते हो। अभी के टाइम बैठ के आप रिटायरमेंट प्लान कर लीजिए, आप फिक्स कर लीजिए कि पर मंथ कितना पे करने पे, कितना एज पे आप रिटायरमेंट आपका मिल सकता है, आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हो। 60 एज तक आपको जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप घर पे बैठे बैठे आप एक कैलकुलेशन। तो इस तो मैंने जो एक्सेल पे जो कैलकुलेशन देखा, हिसाब से आप आपका रिटायरमेंट एज प्लान कर सकते हो, आराम से रिटायरमेंट एज प्लान कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका 45 एज पे रिटायर होना है तो कितना इन्वेस्ट करना है, आपको 50 पे, मान 50 पे रिटायर होना है तो पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका घर खर्चा आराम से चल जाए, आपके सारे एक्सपेंडिचर आराम से फुलफिल हो जाए। ठीक, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे लगे। वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट ये कैलकुलेशन दिखाना जरूरी था सबको, ये मतलब इमेजिन करना जरूरी था। तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन 3 एग्जाम्पल की तरफ से दिखाया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे लगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगे, आपको अच्छे लगे, तो ये वीडियो आप दोस्त उस लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी जॉब ज्वाइन किया है या जॉब हो गया 5 साल, वो फाइनेंशियली प्लान करना चाह रहे हैं, रिटायरमेंट एज प्लान करना चाह रहे हैं, बट उसको पता नहीं है कि कितना अमाउंट तक पहुंचने के बाद वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।